अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। SIF से इजलास से चलने वाली मुफाहमत की ठंडी हवा, सुप्रीम कोर्ट से आने वाला साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार देने का फैसला और IMF से नई डील के तनाजुर में बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां। आज का डायलॉग इन्हीं तीन मौजुआत का अहाता करेगा। ये सच है कि मईशत की वबाल से निजात उसी वक्त मिल सकेगी जब सियासत मुफाहमत की डोरी से बन जाएगी और सियासतदान इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे का एहतराम करना सीख जाएंगे और कौमी मुफाद के लिए सियासी और जाती मुफादात की कुर्बानी देने पर तैयार हो जाएंगे। ये भी सच है कि खुले दिल से अपनी गलतियां तस्लीम करने की रविश और ख्वाहिशात के ताबे किए गए फैसलों की वापसी ने जुडिशरी को सरबुलंद कर दिया है। और ये भी सच है कि हमारे नए हुक्मरान अपने ही हाथों अपने वादों और दावों की बनाई कबर की मिट्टी खुश्क होने से पहले ही अवाम को मजीद कड़वे घून भरने के लिए तैयार करने में लग चुके हैं। इस सब के तनाजुर में सवाल तो बनता है कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दावे करने वाले खुद को मईशत के जादूगर कहने वाले हमारे हुक्मरान पलक झपकते गिटगिट की तरह रंग किस तरह बदल लेते हैं। क्या हिंसों के गौरख धंधे का नाम मईशत है, जिसकी रग में लहू के बजाय मुतालबात दौड़ते हैं, जिसकी सांसों से सिर्फ खसारे के नकारे ही बुलंद होते हैं और जिसकी आवाज का सहर मालदारों को नवाजता है और बेहालों को मजीद बेहाल कर जाता है? बिल्कुल नहीं। आजाद मईशत का नारा सिर्फ नारा रहा तो कौम को IMF की बेड़ियां पहननी ही पड़ेंगी। हमारे हुक्मरानों को यह जानना होगा कि हौशरुबा महंगाई के शोर में गरीब की दुहाई का दम घुट रहा है, जिन्हें जीने के लिए उम्मीद के दरीचों से ठंडी हवा के झोंके दरकार है, जो सिर्फ रिलीफ देने से ही मिल सकते हैं। इस सब पर बात करने के लिए अपने गेस्ट का तारुफ आपके साथ करा दूं। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये हो क्या रहा है? आप ये जानते हैं कि नून लीग का चाहे मंशूर हो या चाहे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ हो, इंतखाबी मुहिम के दौरान वो ये दावे करते रहे कि महंगाई जो है उसकी सबसे ज्यादा उनकी प्रायोरिटी इसको कम करना होगी, लेकिन अब वो कड़वे फैसलों की बात कर रहे हैं। आपको लगता है इन कड़वे फैसलों का असर आफ्टर ऑल पड़ना तो आवाम पर ही है? जी देखिए इकरा, मसला ये है ना कि ये जो बिगाड़ हुआ है ये कोई ओवरनाइट तो नहीं हुआ। आपको याद है कि पहले हुकूमत जो 2013 में बनी, 2018 तक उस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। धरने, प्रोटेस्ट, इलेक्शन उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, बाहर, और फिर समैरली प्राइम मिनिस्टर को निकालना पड़ा और निकाल दिया गया। 5.8% उसके GDP थी और पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव कर रही थी। साइज़ ऑफ द इकानमी को $335 बिलियन हो चुका था और एक पजीराई थी। आपके एनर्जी के मसाइल हल हो चुके थे और आप हैरान होंगी कि उस वक़्त फूड आइटम की जो थी इन्फ्लेशन वो 4% से भी कम थी, लेकिन हमने वो गड़बड़ कर दी। उसके बाद जो दो हुकूमत बाद में 2018 में आई, आगे उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। IMF ने उनकी आर्म ट्विस्टिंग की, उनसे ऐसा मुआहदा कराया जो कि मुल्क के मफाद में नहीं था, उसकी पाबंद थी अगली हुकूमत। और इस तरह करते कराते और साथ डेट बढ़ते गए, आपकी प्रोडक्टिविटी कम रही, आप मुल्क के अंदर टेंशन होगी, माहौल टेंस होगा, एनर्जी नहीं होगी तो ना इंडस्ट्री चलेगी, ना आपकी कोई और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन होगी। तो दैट इज़ द रीज़न कि आज ये है। तो अभी कड़वे फैसले का मतलब ये है कि इन दी लॉन्ग रन पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है इकनॉमिकली। और इसके अलावा आप देखें कि इकनॉमिक की सिचुएशन है, इंटरनल पॉलिटिकल टर्माइल और ये टेंशन थी, और उससे ऊपर ये कि दहशतगर्दी जो है फिर आ गई है, और उससे आपको पता है इन्वेस्टमेंट और आपकी तिजारत और आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें और ट्रेड और हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है। तो ये चैलेंजेस बड़े हैं, और लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि अल्लाह के करम से अभी एक प्रोसेस के ऊपर हम चल पड़े हैं। इलेक्शन हो गए हैं, लोगों ने ओथ ले लिया है, असेंबलियाँ इलेक्ट हो रही हैं, ओथ लिया है, स्पीकर्स हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह के प्रेसिडेंट, और अभी 2 अप्रैल को सेनेट का भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी हमें जुड़ के बैठना पड़ेगा और आगे चलना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह इन दी लॉन्ग रन टॉप प्रायोरिटी यही है कि लोगों को रिलीफ मिले, और तो स्पेशली ये जो प्राइस हाइक है
इसको कंट्रोल किया। अच्छा सर, सरमायाकारी काउंसिल में वजीर आला केपी ने मिलकर साथ चलने के अज़्म का तो इजहार किया है, लेकिन उनका बुनियाद और जो मुतालबा वो अपनी जगह बरकरार है कि बिजली के मुनाफे से उनका हिस्सा क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पर हुकूमत का, और आइंदा दिनों में महंगाई कम किए बगैर हुकूमत अवाम में सरवाइव कैसे कर पाएगी? कोई मौसर प्लानिंग पॉलिसीज तो चल रही है, लेकिन क्या नून लीग के पास है सर? देखें, एक तो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी जो डिमांड्स हैं, मेरे ख़्याल है मरकज़ी हुकूमत को बड़े गौर से उनको कंसिडर करना चाहिए और उनको भी एज ए चीफ मिनिस्टर ये देखना होगा कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, मरकज़ की अपनी फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और मुल्क को आगे चलाना है तो सारे सूबों का ताउन भी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे पहले आपने देखा शौकत तरीन साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर केपी को भी और पंजाब को रिंग किया कि IMF को के साथ वो बात मुआहदे की तावन न करें ताकि मुल्क किसी न किसी तरीके से आगे डिफ़ॉल्ट हो। तो आई थिंक दैट एटीट्यूड तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो अभी ये खुशी की बात है कि चीफ मिनिस्टर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने इंगेज किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, और उसके ऊपर उनकी जो जायज़ डिमांड है उनका हक है वो डिमांड करना, चूँकि वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं और मरकज़ का ये काम है कि वो उसको कंसिडर करे सारे सूबों का और फिर उनको कन्विंस करे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इस माहौल के अंदर ही मुल्क जो है वो आगे चलेगा। दूसरा ये है कि देखिए, हुकूमत अल्लाह के करम से चलेगी, आप ये वक्त याद रखना, ये पूरे 5 साल चलेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें कोई इरिटेंट नहीं है, ना सदर की तरफ से कोई इरिटेंट है, ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई एरोगेंस है या वो रौनत है कि मैं उससे नहीं मिलता, मैं इससे नहीं मिलता। वो तो आगे मफामत की बात करते हैं, और अदारे भी जो हैं वो भी चाहते हैं सारे के मुल्क आगे चले ताकि उनका ध्यान ये दहशत गर्दी की लानत को ख़त्म करने की तरफ हो। तो मेरे ख्याल है पूरी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर, 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हैं उनमें से बेशतर लोग अब असम्बलियों का हिस्सा बन चुके हैं, और अब ये पेशरफ जो है वो सेनेट की तरफ भी जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ पे कहा जाए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दी है। तो दूसरा ये कि 9 मई के मुकदमात में गैर मामूली ताखीर भी है। नून लीग इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? क्या उनके लिए किसी भी किस्म की आम माफ़ी की तो कंसिडरेशन नहीं है, बात तो नहीं हो पा रही इस तरह की कोई? या देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आम माफ़ी तो आम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर कोई अगर पॉलिटिकल बंदा इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल अरेस्ट हैं, तो उस सूरत में मेरे ख्याल में रिकनसाइल करने में कोई हर्ज नहीं होता जी। लेकिन अगर आप की पब्लिक को उकसाया जाए और वो आर्मी में म्यूटनी की बात करे और फिर इसके बाद हल्ला बोले और हमले भी करे, तो वो लोगों को तो माफ़ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि फिर ये रीत होगी कि अगली दफ़ा फिर करो, GHQ पे हमला कर दो। आपके एटॉमिक के प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर के प्लांट्स हैं, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, आपकी डिफेंस प्रोडक्शन की आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें मतलब लाखों टन एक्सप्लोसिव्स पड़े हुए हैं। तो आप अगर कोई बिफरा हुआ मॉब निकल के घुस जाता है पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के अंदर या HIT के अंदर और किसी चीज़ को करता है, तो पूरा मुल्क एक धमाके की शक्ल अख्तियार कर सकता है। इसलिए इस रवश को तो बिल्कुल ज़रूर देखना चाहिए कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। लेकिन मैं एट द सेम टाइम आई एग्री कि इंसाफ होना चाहिए, और ये जो लोग अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात थे और पार्लियामेंट में और सेनेट में आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कोर्टों में मुकदमात तो चलेंगे और उसके अंदर इंसाफ होना चाहिए। और अगर वो मुलव्वस है तो उनकी सीटें खत्म हो जाएंगी, और अगर नहीं है तो उनको बरी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से तस्करा हुआ और बहस भी हुई, और ये वैसे कोई नई बात नहीं है, हर दफ़ा इलेक्शंस के बाद ऐसी बहस होती है। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत के ज़िम्मे में आता है? सरकारी सतह पर इस किस्म का कोई एहतजाज आप समझते हैं रिकॉर्ड होना चाहिए, या इट्स परफेक्टली फाइन अगर ऐसी कोई बहस होती है तो? देखिए, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें डेमोक्रेटिक और आपकी पार्लियामेंट होती है, वहाँ कमेटियों के अंदर हर तरह के मामलात होते हैं। और अमेरिका चूँकि एक सुपर पावर है और उनकी असम्बली के अंदर वो हर खित्ते के अंदर वो अपनी बातचीत करते रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये हमें देखना होगा कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में अमेरिका मुदाखलत ना करे, वो सिर्फ अपने गिरबान में देखे और अपने हालात को ठीक करे
और फिर दूसरों को ह्यूमन राइट्स के और डेमोक्रेसी के और यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे चलने के दर्स न दे। बिकॉज वो तो आपने देखा कि गाज़ा की इस जंग के अंदर इजराइल ने जो कुछ किया और उसके पीछे पुष्पनाई अमेरिका ने की है, वो तो कोई दुनिया भूल नहीं सकती ना। अभी तो वो कभी भी स्ट्रांग विकेट के ऊपर नहीं है किसी को ये दर्स देने के लिए कि हमें मुल्क के अंदर क्या करना चाहिए। यस, अपने तौर के ऊपर फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग थी जो होती रहती है। यहाँ पाकिस्तान में भी हमारे मुख्तलिफ, अफ़गानिस्तान पे ब्रीफिंग होती है, इंडिया पे ब्रीफिंग होती है, बहुत सा कुछ होता है। तो लेकिन साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मसलन उसमें नोट किया कि वो कहते हैं जी ये ईरान से गैस पाइपलाइन ले रहे हैं, हमें उस पर नज़र रखी हुई है। तो आपने नज़र किस लिए रखी हुई है? पाकिस्तान एक एनर्जी स्टार्व कंट्री है, हमें वो गैस मुफ्त तो नहीं देंगे, हमारा कंटिगुअस है, उनसे गैस पाइपलाइन आएगी, हमें पैसे देने होंगे और उस पर वो जो है उनका सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी कह रहा था वो फिर हम देखेंगे कौन से बैंक से आगे जाते हैं, फिर सैंक्शंस है। तो मतलब है कि आपने ये सैंक्शन लगा लगा के मुल्कों को एक बदहाल करके रख दिया है। तो अभी आगे चलने दें मुल्कों को और इस तरह की जो रवश है, जो एरोगेंस है, वो ना शो करें। आपके अपने मामलात बहुत कुछ है, उनको आप अपना देखना चाहिए। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, शौकत सिद्दीकी के बरतरफी के नोटिफिकेशन पर बतौर साबिक वजीर आजम बानी पीटीआई के दस्तखत हैं, इस फैसले को नून लीग कैसे देखती है और आपको लगता है कि इस पर शायद बानी पीटीआई को अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए? जी आप देखिए, ऑफ कोर्स ये चीज़ें कोर्ट्स के अंदर ही इसके फैसले हो सकते हैं ना। मैं और आप तो एक अखबारी ख़बर सुनते हैं, एक टीवी पे देखते हैं, और अगर किसी जज के ख़िलाफ़ अगर इतने जलीलुल कदर ओहदे पे है तो उसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत है तो उसको आंसरेबल ज़रूर होना चाहिए। आपने देखा कि जो हाल ही में एक जो जज हैं उनको बरतरफ वो किया गया, और इसी तरह अगर किसी जज के साथ ज़्यादती कोई कर रहा है या अगर जज की कोई शिकायत है तो उसको भी गौर से सुनना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि वी हैव टू गो बाय दी लॉ जो भी कंट्री का है, और कभी भी जो हायर ओहदों के ऊपर लोग हैं, खा वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, खा वो अदलिया के लोग हों, खा वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, जितना बड़ा ओहदा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर उन ओहदों पे बैठ के हम किसी तरीके से भी कानून को हाथ में लेते हैं या वायलेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वी शुड बी अकाउंटेबल, अदरवाइज फिर मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, और इस हवाले से अपना मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून का सामने रखने का। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हुमायूं मेमन साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अवाम की बात करने वाले सईद काजी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो सर, सबसे पहले हुमायूं मेमन साहब, कल पीटीआई की जानिब से एक साइन तो अच्छा गया कि वज़ीर आला केपी गंडापुर साहब ने कहा कि हम मामलात जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि पॉलिसी उन्होंने तब्दील कर ली है या सिर्फ बातों तक महदूद रहा उनका स्टांस? सॉरी, मुझे आखिरी ये सेंटेंस समझ नहीं आई। सर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इजहार आमादगी का जो उन्होंने कल इजहार किया और पॉलिसीज के अंदर साथ देने की जो बात की, वो सिर्फ बात तक करने की हद थी या वाकई वो अमली तौर पर भी ऐसे ही करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह यह है कि हर वो पॉलिसी जो कि इस मुल्क के लिए बेहतर है या जिस पे हम समझते हैं कि इससे आगे मुल्क को फायदा होगा इन जनरल रादर देन ये सर्टेन इंडिविजुअल्स को, तो ऑब्वियसली उसमें तो हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, हम लोग तो जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं सिंपल सी बात करता हूं, अगर अवाम के या आपके किसी चीज पे कोई डाका मारे या आपसे कोई चोरी करे, क्या आप उन लोगों के साथ चल सकेंगे? अगर आपको पता हो कि ये लोग मेरी चीजें चुरा रहे हैं, ये मेरी चीजें उठा के लेकर जा रहे हैं, क्या आप उनके साथ चल सकेंगे? तो सर, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। फिर केपी, वज़ीर आला केपी तो वैसे ही ये समझते हैं, तो कैसे चलेंगे? इसका मतलब है सिर्फ बातों की हद तक ही, उनकी बयानबाजी तक की बात रही है। दो चीजें, एक है एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी हमारा एक मौक़िफ़ है, और एक है एज अ चीफ ऑफ द प्रोविंस उनका एक जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे, एज अ जिम्मेदारी जो उनके ऊपर आती है वो अपनी जगह पर लेकर चलेंगे, लेकिन जहां उनका एक उसूली मौक़िफ़ है एज एन पॉलिटिकल पार्टी, वो अपनी जगह पर कायम रहेगा। तो इन दोनों चीजों को आपको सेपरेट लेकर चलना होगा। इसको इट डजंट मीन कि अगर हम उनके साथ एग्री कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर
भी वो सब कुछ वो करे, या सॉरी अगर हम उनके साथ डिसएग्री करें तो चीफ मिनिस्टर भी उनके साथ डिसएग्री करेगा, वो उसका इट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट उनकी फंक्शन है, तो वो दोनों चीजें अलग अलग लेकर चलना चाहिए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काजी साहब, IMF का कामयाब जायजा, सरमायाकारी सहूलत का इजलास, वजीर आला KP का साथ चलने का अज़म, अच्छा साइन देख रहे हैं? मईशत चल पाएगी अब? बस ये अलामती तौर पर ही है। मईशत सबसे बड़ा इशू है और सबसे नेगलेक्टेड भी है। और जो सबसे इसमें तकलीफदेह बात है वो ये है कि जो जितनी भी हला बलू या जो लड़ाई या जो शोर रहे हैं हम उसमें, बस मैंने कल अपने शो में क्या किया, मैंने कल अपने शो में किसी तरीके से इंडिया से एक बिजली का बिल मंगवाया। अच्छा। और वो मैंने चलाया और वो उसमें 4 रुपये 88 पैसे की थी, यानी पर यूनिट, और बहुत सी स्टेट में 300। अच्छा, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान हो, IMF हो, 65 रुपये बिजली पे, 70 रुपये बिजली पे कभी मैशियत का टर्न अराउंड नहीं होगा। क्या ये किसी पार्टी का एजेंडा है? क्या आज के जो मेरे बिजली के वजीर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि 1993 से लेके अब तक के सिर्फ मुआहदे खोल के हमें बता दें, ठीक है ना। ये PTI की हुकूमत में भी इस पे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उस पर अबू बकर खुदाबख्श साहब ने उस पर की थी, पुलिस ऑफिसर बड़े अपराइट आदमी बताए जाते हैं, तो उस पर भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो बात यह है कि असल काम कोई भी नहीं हो रहा, ठीक है। कर्जा ले रहे हैं, कर्जा अदा कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं और वो उससे बढ़ाई जा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ी एक ना हमारी सियासत में इस इकानमी को नहीं लाया जाता, जो कि कोई भी नहीं ला रहा, ठीक है ना। बिल्कुल सही। मतलब प्राइवेटाइजेशन की इन्होंने, तो इन्होंने हमें बताया था कि जी प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो हमारा कर्जा उतर जाएगा। कर्जा हमारा 3 गुना हो गया और हमारे घर के बर्तन बिक गए, और जो 100 के करीब इन्होंने यूनिट बेचे थे उनमें से 90 बंद हो गए, वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। तो मेरे ख्याल में हम सही समत जो है ना, हमारी सियासत की समत जो है, एक ये होगी, और दूसरी बात ये कि जो वैसे जो लिबरल डेमोक्रेसी है, देखो ना, ट्रंप पर 90 पर्चे हैं, पता है आपको, और ट्रंप को हराने के लिए पता है वो क्या कर रहे हैं? वो इमिग्रेशन खोल के कानून बना रहे हैं कि 15-16 लाख बंदा अंदर से लाएंगे, उधर बॉर्डर से, मैक्सिको से, इधर से, और उसको कानून बना देंगे कि जी जिसके पास ग्रीन कार्ड है वो वोट डाल सकते हैं। तो एक तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है ना, वो बेचारी बिस्तरे मर्ग पर है। इसमें किसी को हम इल्ज़ाम दें, अपने को दें, दूसरे को दें, वो देते रहें, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पर क्राइसिस क्या है? अच्छा, सिस्टेमिक फेलियर। बिल्कुल सही। आपने ट्रंप का जिक्र किया, अमरीकी कांग्रेस में बहस हुई पाकिस्तान के इंतखाबात को लेकर। आप समझते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है? बांग्लादेश में भी तो इंतखाबात होते हैं, उनके ऊपर बहस नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, हालांकि माजी में भी ऐसी बहसें होती रही हैं। नहीं, देखो बात यह है कि वो जो मर्जी गुफ्तगू की है डोनाल्ड लू ने, ये सब ने, सीधी सी बात है, इस सेटअप से अमेरिका बहुत खुश है। हालांकि वहाँ अमेरिका की PTI की बहुत बड़ी लाभी है वहाँ पे, और बड़े मालदार लोग हैं, जो मैं ये नहीं कहता कि गलत तौर पर मालदार हैं, जिन्होंने मतलब अपनी फॉर्चून्स वहाँ बनाई हैं, लेकिन वो अमेरिका जो है वो उसकी अपनी एक डीप स्टेट है भाई। वो कल वो मुझे कह रहा था, साजिद तारड़ कह रहा था कि अभी तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन 16 साल से चला रहा है, तो उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। तो बेसिकली आपकी जो लिबरल डेमोक्रेसी, पार्लिमानी जमहूरियत होती है, इसमें बार बार इलेक्शन होते हैं, फिर निथर के आता है, एक बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतरीन मार्शल लॉ, ये सारे फ्रॉड निकले हैं। एक निज़ाम है ऑपरेशन का, एलीट कैप्चर का, उसको कभी मार्शल लॉ के जरिए चलाते हैं, कभी जमहूरियत के जरिए चलाते हैं, लिहाजा वो नंगा हो रहा है। बिल्कुल सही। हुमायूं साहब, जो डोनाल्ड लू ने अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा कि बानी PTI जो साजिश का इल्जाम लगाते हैं उसको वो मुस्तरद करते हैं, तो दूसरी जानिब आपकी क़यादत ये कहती है कि डोनाल्ड लू का बयान सच्चा है और इमरान खान साहब पर जो बानी PTI पर मुकदमा है वो गलत है। आपका क्या मौक़िफ़ है सर इस पूरे मामले पर? देखिए, इसको मैं 2 तरीके से ले सकता हूँ। अगर तो जो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड लू जो है ना वो ठीक कह रहे हैं और साइफर या उस किस्म की कोई चीज नहीं है, तो फिर तो साइफर केस ही खत्म हो गया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। नंबर 2, मेरे लिहाज से देखिए, अगर आप मुझसे पूछे ना तो साइफर वाज देयर। अब साइफर के लिहाज से 2 चीजें हैं। 2 दफा जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें दोनों दफा इस बात पे इत्तेफाक हुआ था कि इसकी लैंग्वेज भी गलत थी, इसके अंदर धमकी भी थी, जिसकी बेसिस पे हमने डिमार्श किया था जी। अच्छा, उसके अंदर ये भी एक्सेप्ट हुआ था कि एक इंटरवेंशन या जिसको हम मदाखलत कहते हैं वो हुआ था।
जब भी मदाखलत होती है उसके पीछे प्लानिंग होती है, बगैर प्लानिंग के मदाखलत नहीं होती, ठीक है। तो वो प्लानिंग को आप प्लानिंग का नाम दे दें या आप उसको कॉन्स्पिरेसी का नाम दे दें, ये अपनी चीज है, ठीक है। अब आ जाते हैं बात कि अगर वो कहते हैं कि ये चलो साइफर था तो फिर इमरान खान के ऊपर केसेस होने चाहिए। अब अगर आप ओथ ले लें, जो प्राइम मिनिस्टर ओथ लेता है और जो फेडरल मिनिस्टर ओथ लेता है, उनके दोनों ओथ में एक चीज का फर्क है। जो फेडरल मिनिस्टर होता है वो कहता है कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आते जो होते हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को शेयर नहीं करूंगा, मां सिवाय इसके कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर कह दे कि इसको आप पब्लिक करो, ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगा। और प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि मैं ये चीजें सीक्रेट जो मेरे पास आएंगी वो अनटिल अनलेस मैं ये समझूं कि इसको मैं पब्लिक करूं या जिसको भी मैंने बताना है वहां पे डिब्रीफ करके उनको बता सकूं। तो ये याद रखिए, इस मुल्क का जो सुप्रीम वो होता है जिसने ये डिसीजन लेना होता है, वो ना तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ना तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, ना एयरफोर्स है, ना वो प्रेसिडेंट है, ना कोई और है। ये सिर्फ और सिर्फ एक शख्स का इख्तियार है जो उसको दिया जाता है, वो है प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये चीज पब्लिक होनी चाहिए, और इसका ताल्लुक पब्लिक के साथ था क्योंकि पब्लिक के वोट से जो गवर्नमेंट आई थी उसके खिलाफ ये हुआ था, तो वो चीज उन्होंने समझा कि कर ले, तो उस लिहाज से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही, ये चीज है। दूसरी बात हो रही थी जब महंगाई की। देखिए, महंगाई में आपको पता है कि तकरीबन 90,000 गाड़ियां हैं और हर गाड़ी को तकरीबन 380-400 लीटर पेट्रोल फ्री होता है। इसकी टोटल अगर आप वैल्यू आज के दिन में लगा ले, ये तकरीबन 72 अरब रुपए है। ये पर मंथ की मैं बात कर रहा हूं। हर एक गाड़ी को रफली 360 या 380 लीटर्स पर मंथ अलाउड होता है। इसकी वैल्यू जो अगर मार्केट वैल्यू करे ये 72 अरब रुपए, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। अब ये सोच ले कितने लोग हैं जिनको फ्री बिजली मिल रही है, उसके क्या वैल्यू है। कितने लोग हैं जिनको फ्री इस किस्म के सारे सहूलियत मिल रही है। पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है। आप सिर्फ ये खत्म कर दे तो ये एलीट कैप्चर आधे से ज्यादा वैसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना। अभी तो बारात देखे ना, काबीना ने बारात लेने से विड्रॉ कर गई है, तो चले कुछ तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा। अच्छा काजी साहब, शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से जो फैसला आया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इसे कालअदम करार दिया, इससे आप कैसे देखते हैं? और उनकी बरतरफी के नोटिफिकेशन पर बानी पीटीआई के दस्तखत थे, आपको लगता है ये गलती थी उनकी? मैं तो नहीं कहूँगा, उनकी अपनी जजमेंट थी और उस वक्त जो फैसला था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो और था। अब यही तो मसला है। मतलब पहले फैसला हुआ नवाज शरीफ साहब के बारे में पता चला जी कि बड़ी करप्शन हुई है, फिर बाद में पता चला नहीं जी वो तो बिल्कुल नहीं हुई और वो सारी जमानतें भी। तो ये इसमें ना एतबार खो जाता है लोगों का। मतलब क्या किस पे हम एतबार। वैसे तो हर फैसला जो है वो कंट्रोवर्शियल हो सकता है और होता भी है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल टॉपसी टर्वी हो जाता है ना। ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। अब यही शौकत सिद्दीकी साहब और बड़ी बातें कर रहे थे। और अच्छा दूसरी बात ये कि क्या अगर ये सारी बातें ठीक थी जिस तरह वो कह रहे थे ये मुदाखलत हो रही है, तो बस अब ख़त्म हो गई है, या उस वक्त नहीं थी, वो झूठ बोल रहे थे? तो मेरे ख्याल में ये सारी बातें जो है ना वो एक बड़ा सारा आंखों पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला, लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी और समाज और इदारे डिवाइडेड है। अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हैं वो इसलिए कि जो बड़े मालियाती मफादात हैं पाकिस्तान में वो डिवाइडेड हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, और फिर उनके आगे एक्सटेंडेड जो हैं मफादात बाकियों के जो जुड़े हुए हैं। तो ये मैं तो इसे इस तरह से देखता हूँ, इसमें अवाम कहीं भी फिक्र नहीं करती। बिल्कुल सही। हुमायूं साहब, आप क्या समझते हैं सर, चूंकि बानी पीटीआई के उस पर दस्तखत थे, तो जरा ब्रॉडर वे में देखा जाए तो ये फैसला तो आप ही की जो माजी की हुकूमत थी उसी के बरक्स आया है। देखिए, इस तरह है कि होता क्या है कि वो जैसे अभी बता रहे थे कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का डिसीजन था, उसको जब वो डिसीजन ले लेते हैं तो वो फिर आगे वैलिडेट होने के लिए जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास, और वो उनको काउंटर साइन करके उसकी आगे कहते हैं कि हाँ इसको अभी ऑर्डर कर लो। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले दिनों सुना था कि एयरफोर्स के बाज लोगों को कोर्ट मार्शल या जॉब से निकाल दिया गया था। उसकी
जो समरी गई थी वो प्रेसिडेंट साहब के पास गई थी और प्रेसिडेंट साहब ने उसको साइन किया था। ठीक है, ये जो अभी जरदारी साहब है उन्होंने साइन किया था। तो क्या वो डिसीजन जरदारी साहब ने लिया? नहीं, वो डिसीजन जरदारी साहब ने नहीं लिया, वो डिसीजन उनके अपने डिपार्टमेंट ने लिया है, एयरफोर्स ने लिया है। एयरफोर्स ने आगे समरी फॉरवर्ड की और उन्होंने उसको साइन कर दिया। इस लिहाज से अगर वो समझते हैं कि ठीक था तो वो कर लिया, तो इस लिहाज से तो इसको आप ये कहना कि ये इमरान खान ने किया था, इमरान खान ने ये नहीं किया होगा। इसके ऊपर पूरी हियरिंग हुई है, सब कुछ हुई है। और जैसे उन्होंने कहा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, हमारी जो अदलिया है ना, ये इंडिपेंडेंट, सिवाय चंद एक जजेस के ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये देखते हैं हवा किस तरफ चल रही है। जब हवा गलत चल रही थी तो इन लोगों ने भुट्टो को फांसी दे दी, आज हवा किसी और तरफ चल रही है, उन्होंने कह दिया वो फांसी जो है ना वो गलत है। अब ये अलग चीज है कि आप वो, अच्छा तो वो आपके कहने का मतलब अब हवा जरा अलग चल रही है तो इसलिए अब फैसला अलग आ गया है, वो जो आपके दौर में हुआ था वो दुरुस्त था? मुझे नहीं पता। देखिए वो तो जुडिशियल काउंसिल ने सारा कुछ करके उधर से कर आके वो फैसला आया था ना, तो अब आप वो कर ले। और ये फिर रिव्यू में गया तो रिव्यू में इन लोगों ने कुछ और दे दिया। अच्छा सर, इसका एक हल दिया है गंडापुर साहब ने। मैं चाहूंगी हुमायूं साहब से भी इसका स्टांस, लेकिन सबसे पहले काई साहब, वो ये एक गुज़श्ता दिनों एक वीडियो पैगाम में उन्होंने आवाम को उकसाया कि जो सरकारी मुलाजमीन रिश्वत लेगा उसके सर में ईंट मार दी जाए, और ये तरकीब दी है हमारे वज़ीर आला केपी ने। तो क्या इस तरह के पैगाम देने से गुड गवर्नेंस के तकाजे सर पूरे होंगे? देखो, जो करप्शन है ना वो इस निज़ाम में ऐसे है जैसे इंजन में मोबिल ऑयल होता है सर। लेकिन ऐसा बयान, जब आपको पता है कि पीटीआई की हैवी फॉलोइंग है आपके पास और लोग आपकी बात सुनते हैं, एडवेंचर आप लोगों को तरजीह दे रहे हैं। ये नहीं, मैं इसकी हिमायत नहीं करता। किसी आदमी की जो जिस्म है वो इनवायोलेबल है। हाँ। और किसी को आप जख्मी नहीं कर सकते। इस तरीके से कानून होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये निज़ाम रॉटन टू द कोर है। काई साहब, एक आखिरी सवाल सर आपसे। अब मईशत के अंदर ये जो इजलास हुआ SIFC के इजलास के बाद एक अच्छा साइन देखने को मिला कि मुफाहमत की हवा चल पड़ी है, तो ये पीपल्स पार्टी भी अब दबाव के बगैर इन्हें काम करने देगी, दबाव डालेगी, सब चीजें गुड टू द अर्थ होंगी, या फिर कुछ शेकन? पीपल्स पार्टी ने तो हैज साइंड अ सेपरेट पीस, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसने तो हाथ साफ कर लिए। उन्होंने अपने तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे ले लिए हैं। आगे बड़ा मुश्किल वक्त है। देखें, आपका जरिया आमदन कर्ज है। जो अब मैं जिस बात पे बात कर रहा हूं कि जो इस बिजली पे आप कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोच ही नहीं सकते। यहाँ बड़े बड़े लोगों ने इंडस्ट्रियां बंद करके प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया। आपको पता है, मैं ऐसे सरमायादार को जानता हूं जिनका बहुत बड़े स्टेक्स थे इसमें, कपड़े की सनत में, वो छोड़ के उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियां खोल ली हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी सर्जरी चाहिए। किसने करनी है? अदरवाइज देखें, पॉलिटिकल मूवमेंट्स बनती हैं। ये जो इमरान खान के पीछे आपको एक बड़ा इज्तिमा नज़र आता है, अभी इसकी बुनियाद में क्या है? इसकी बुनियाद में वो माशी बेचैनी है, वो जो लोगों का दुख है वो है। उसको चाहे आप रियासत मदीना भी बड़ी अच्छी चीज़ है, उसकी तरफ ले जाएं, उधर ले जाएं, उधर ले जाएं, लेकिन बेसिकली एहसास महरूमी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हार्ड कोर आज फिर उस सियासत की ज़रूरत है जो 60s 70s में 80 68 में थी। ये मेरा फ़ोन क्यों है? तारीख में इनके असासे चैलेंज होने वाले हैं और होंगे। अगर नहीं होंगे तो सियासत बेमानी। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब और सेनेटर हुमायूं मेमन साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाजरीन, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपके वक्त का। सब मुल्क में मौशी बहाली की कोशिशें जारी हैं, लेकिन होगा ये कि अवाम पर अब महंगाई का मजीद बोझ बढ़ेगा, क्योंकि वजीर आजम साहब कह चुके हैं कि अवाम को टफ टाइम देना चाहिए। तो क्या पीपल्स पार्टी इन सख्त फैसलों में हुकूमत के साथ है? पहले तो सख्त फैसले आने दो और पीपल्स पार्टी यकीनन उनके ऊपर जो भी तजावीज़ हो उसको देंगे। और दूसरी बात ये कि महंगाई का ये बोझ जो ये कम नहीं हो सकता है, किसी सूरत में भी कम नहीं हो सकता है, चाहे IMF से 10 प्रोग्राम और भी ले। ये शाही जो खर्चे जब तक कम नहीं करेंगे ब्यूरोक्रेसी के, जहां कोई 40,000 बता रहे, कोई 40 करोड़ बता रहे, यूनिट बिजली फ्री इस्तेमाल कर रहा है, पेट्रोल कर रहा है, गाड़ियां, ये वो सारा ये अखराजात, जब तक ब्यूरोक्रेसी का और ये 40 से 45% रिश्वत ले रहे हैं तमाम तरक्याती कामों में। मैंने ये बात असम्बली फ्लोर भी कही है, नहीं कि मैं आपके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि जो सियासी लोग होते हैं ना कोई MNA MPA 5% लेता है, अक्सर तो लेते भी नहीं है, लेकिन ये 40-45% ब्यूरोक्रेसी रिश्वत लेने वाली अगली हुकूमत के साथ फिर वो
कनेक्ट होते हैं और एमपी और एमएनए जो है ना वो नेब और एफआईए की चक्कर लगाते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी को लगाम देना जो है ना बहुत जरूरी है। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, 99% करप्ट है ब्यूरोक्रेसी में, और ब्यूरोक्रेसी में करप्ट के साथ साथ हर आदमी ने कोई ना कोई सियासी जो है ना वो हाथ पकड़ा हुआ है। मैं सख्त अल्फाज नहीं अदा करूंगा। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो 10-10, 20-20 साल से रिटायरमेंट के बाद भी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। और ये बात भी मैंने कौमी असेंबली में उठाया था कि हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इनका क्या मुस्तकबिल है। ये जो पढ़ के आते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, बाहर की यूनिवर्सिटी में, और ये जो बुढ़े सारे बैठे हुए हैं, मैं सख्त लफ्ज यूं इस्तेमाल करूंगा, इन बुढ़ों से हमारी जान कब चुरेगी जो ब्यूरोक्रेसी में 10 से 20 साल तक मैं आपको नाम बता सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मुझे ये बताइए सर, अब होगा ये कि गैस की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की बढ़ेंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ेंगी, अशराए खुरनोश की बढ़ेंगी, टैक्सेस बढ़ेंगे। आप लोग इंतखाबी मंशूर नून लीग और पीपल्स पार्टी महंगाई के दावे कम करने के उसके ऊपर आए हैं इक्तदार में, तो अपने वोटर्स को सर कैसे मुतमईन करेंगे? देखिए, हम तो यकीनन इस बात पे एहतजाज भी करेंगे, मशवरा भी देंगे कि आप ये सारी चीजें, बड़ा आसान काम है। मैं आपको एक मिसाल दूं, दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए 8 फरवरी को मुल्क भर के टेलीफोन और व्हाट्सएप बंद कर दिया है, और फिर धांधली रिकॉर्ड हो गई, आपके सामने की बात है। माजी में भी इस तरह जो ना अमन अमान को काबू पाने के लिए मोबाइल बंद करते थे। तो इस तरह आप महंगाई पे काबू पाने के लिए या IMF की किस्त देने के लिए आप पेट्रोल, गैस और बिजली पे पैसे बढ़ाएंगे, ये तो बड़ा आसान काम है। लेकिन यहाँ जो आपको सैकड़ों अदारे, एक नहीं सैकड़ों अदारे, मैं उस कमेटी के चेयरमैन था मुलाजमीन का, आपके सारे के सारे अदारे तबाह हो चुके हैं। अब ये तबाहशुदा अदारे, इनको पांव पे कौन खड़ा करेंगे? या तो आप उसको ओने पोने रेट बेचोगे, जैसे PIA का प्लान आपने बनाया, स्टील मिल का बनाया, रेलवे का बनाया। तो मैं समझ रहा हूं कि ये वही PIA है जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को आज दुनिया का नंबर 1 एयरलाइन बनाया। खुद कहां खड़ा है, क्या किसका कसूर है, इसको तो देखना चाहिए। तो मैं समझ रहा हूं कि गैस, बिजली और पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ाना, ना तो आप IMF की किस्त भर सकते हो, ना आप महंगाई पे काबू पा सकते हो, जब तक आप जो ब्यूरोक्रेसी के शाही खर्चे जो ना वो आप खत्म नहीं करेंगे। वजीर आजम और काबीना ने ऐलान कर दिया हम तनख्वाह नहीं लेंगे। आप न ले तनख्वाह, आपके तनख्वाह से कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। कितना तनख्वाह वजीर आजम का है, कितने आपको पता है? वजीर आजम का तनख्वाह, MNA का तनख्वाह 1,77,500। आपको पता है वजीर आजम का 1,82,000, स्पीकर का इसी तरह। ये 1,00,000 1,50,000 से क्या फर्क पड़ेगा, जबकि आप अरबों खरबों रुपए के जो पेट्रोल के मद में, डीजल के मद में, बिजली के मद में ये जो ब्यूरोक्रेसी आपसे ले रहे हैं, और ये सरकारी दफातर में जो लूटमार मचा हुआ है, रिश्वत अलग है, जब तक आप इस पे काबू नहीं पाएंगे, इन चीजों से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइएगा कादिर साहब कि सदर जरदारी ने नैब रेफरेंस के खिलाफ सदारती तस्ना की दरख्वास्त दे दी है, तो सर क्या ही अच्छा होता कि वो ओहदे पे रहते हुए रेफरेंस का सामना करते? अच्छा मेरी बहन, आप एक काम करें, फिर वो कानून बदल दे कि कोई भी सदर हो, उसको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, वो जाके कोर्ट कचहरी में, देखो आरिफ आलवी की तरह चचोरा काम हम नहीं करेंगे। जहाँ वो खुद पहुंच गया इसके लिए नेब के दफ्तर में या किसी दफ्तर में पहुंचे। जब एक सदर पाकिस्तान का जो सुप्रीम कमांडर होता है, उनको एक इस्तिस्ना हासिल है, तो आप क्या चाहते हो? आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले ही अपनी सारे इख्तियारात 18वीं तरमीम के जरिए 58(2)B के तमाम पार्लियामेंट को दे चुके हैं। अब क्या चाह रहे हैं कि आप उनको कोर्ट कचहरी में भी घसीटना चाहते हैं क्या? जब एक इस्तिस्ना हासिल है सदर पाकिस्तान को, सुप्रीम कमांडर को, तो आप उसको उस इस्तिस्ना का तो लेने दे कम से कम। ये आप कहते हैं क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए? ठीक है। साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दे दी गई है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? आप समझते हैं कि जुडिशरी की जानिब से अपनी गलतियों को तस्लीम करने का फैसला, जिस तरह हमने भुट्टो शहीद के मामले में देखा, वो जो शुरू हुआ है, अवाम का क्या रद्द अमल होगा इस तमाम तर सूरत हाल पर? मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने एक रास्ता खोला हुआ है कि वो सबको खुश करने के लिए, वो हमारी दादी अम्मा थी, वो रेवड़ियों का या उसका कोई लिफाफा होता तो हर किसी को, जो बच्चे रहते थे दाएं बाएं सबको रेवड़ियां बांटती थी। ये भी लगता है रेवड़ियां बांट रहे। आपने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को, मैं कहता हूँ चलो खुशाइन बात है, 8 चीफ जस्टिस ने नहीं किया है, मगर आप मुझे बताओ तो हमारा जो कायद है वो तो जिंदा नहीं हो सकता है। उसके कसूरवार कौन है? आप उसको भी तो टांग दे, बुलाए उस जज को जिसने सजा दी, उस वकील को जिसने केस चलाया, उस गवाह को जिसने गवाही दी, उस कंप्लेनेंट ने जिसने केस किया, सबको टांग दो, तब जाके मैं कहूंगा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को इंसाफ मिल गया। लेकिन साथ साथ शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जिसके 6 साल जो है ना इन्हीं अदालतों के चक्कर में कट गए, अब आप कह रहे कि वो जज रिटायर है, तो भाई वो जज क्या करेंगे? आप कह देना
जिस जुडिशल कमीशन ने फैसला किया उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, जिस अदारे के सरबराह ने जनरल फैज ने ये सारी चीजें उठाई उसको क्या सजा हुई है, और फिर उसके साथ साथ शौकत अजीज सिद्दीकी गरीब को मिला क्या, उसको दोबारा बनाया ना, उसको लाहौर हाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज और उसके बाद चीफ जस्टिस जो 1.5-2 साल रहते हैं, तब मैं मानू इंसाफ है। ये क्या इंसाफ हुआ? इस तरह कराची में मैंने केस चलाया था, एक बच्ची जो एक दिन बाद अस्पताल से अब्बासी शहीद अस्पताल में अगवा हुई थी, उसका 23.5 साल केस चलता रहा। जब मेरे पास 3 महीने पहले केस आया था तो मैंने सारे जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो पता चला कि आगा खान अस्पताल से डीएनए टेस्ट हो चुका है, ये वालिदैन नहीं है जिसके पास बच्ची है, बल्कि जो मेरे क्लाइंट थे वो थे। लेकिन जज साहबा फरमा रही थी कि मंदुखिल साहब, बच्ची की उम्र पौने 24 साल हो गई है, 18 साल के बाद जो ना हमारे पास इख्तियार नहीं, आपका केस सच्चा है, आपकी वालिदैन ठीक है, मगर बच्ची बालिग हो चुकी है, मैं आपके क्लाइंट के जो वो है वालिदैन है उनको हवाले नहीं कर सकता हूं। तो आप मुझे बता दो ऐसे इंसाफ को मैं तो क्या आपको करूंगा? लगता है कि अभी आपने कहा कि वो सबको खुश कर रहे हैं, तो पिक एंड चूज के मामलात हैं और ये कोई दबाव के नतीजे में फैसला नहीं है या गलती रेक्टिफाई नहीं हुई? आप मुझे बता दो शौकत अजीज सिद्दीकी को क्या मिला, मुझे उस गरीब को क्या मिला, आप मुझे बताएं। सर मैं तो आपसे आपका मौके पर पार्टी का उस आदमी ने जानना एक बात की है, सही किया गलत की है, या तो आप कहते हैं नहीं जी बिल्कुल उसने गलत बात की, उसको जाना चाहिए, आप कहते हैं उसको बहाल कर दो, तो बहाली के साथ साथ उसकी पेंशन को क्या करना है? जब वो इतना एक बेहतरीन जज उसने किरदार अदा किए तो वो बेहतरीन वकालत भी कर सकता है। लेकिन ये बताओ कि उसकी जो चीफ जस्टिस की जो पोस्ट है मारी गई है, उसकी 1.5-2 साल की जो एज ए जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सर्विस करता, वो तो गया, वो कौन लुटाएगा? या तो आप ये ऑर्डर कर देते और पार्टी को इस पे तहफ़्फ़ुज़ात पर आप समझते हैं कि फैसला नहीं है। बहुत शुक्रिया कादिर मंदुखिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अब देखना ये है कि क्या ऐसे ही माजी में किए गए फैसलों पर मजीद कोई नजरसानी होगी या वो फैसले भी तब्दील होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जितने भी फैसले तब्दील हों, आवाम तक भी समरात इस इंसाफ के पहुंचने चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।